हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। दोस्तों, आप लोग यदि इन तथ्यों को ख्याल रखते हैं, इन तथ्यों के बारे में जान लेते हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए जो ये चैप्टर होगा वास्तविक संख्या से संबंधित, तो वो बहुत ही इजी हो जाएगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, यहां पर जो पहला तथ्य है उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहले तथ्य में बताया जा रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के मसा को व्यक्त करने हेतु संकेत HCF a, b का प्रयोग किया जाता है। मान लेते हैं कि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्रमशः a और b है। मानकर चलते हैं कि हमारे पास जो दो ठो संख्याएं हैं धनात्मक पूर्णांक के रूप में, वो कौन कौन है? वो है a और b, और हमें इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना है। तो दोस्तों मानकर चलते हैं कि इन दोनों संख्याओं का जो HCF है, इन दोनों संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक है वो है कितना? वो है d। मान लेते हैं कि वो है d, ठीक है। और यहां पर बाबू हम लोग ये मान लेते हैं कि a और b का जो लसा है, जो LCM है, वो कितना है? वो है a। हमने यहां पर a और b संख्याओं का HCF d निकाल लिया। हमने यहां पर इन्हीं संख्याओं अर्थात a और b का लसा e निकाल लिया। अब बात यहां पर ये आती है कि हम इन दोनों संख्याओं के HCF को कैसे लिखेंगे। क्या सिंपल से हम लोग ऐसे लिखेंगे d? क्या सिंपल से हम लोग इन दोनों संख्याओं के LCM को ऐसे ही लिखेंगे e? तो दोस्तों ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे बिल्कुल भी लिखा नहीं जाता है। इसका एक नियम होता है, नियम के अनुसार ही किसी चीज को व्यवस्थित किया जाता है। मानकर चलते हैं कि हमारे पास 8 और 45 दो ठो संख्या है, ठीक है। मान लेते हैं, चाहे छोड़िए ना, यहां पर एक हम ले लेते हैं 5 और एक ले लेते हैं 45। हमारे पास 5 और 45 दो ठो संख्या हैं, ठीक है। और हम इन दोनों संख्याओं का HCF निकालते हैं। 5 और 45 का जो HCF होगा वो कितना प्राप्त होगा बताइए? तो 5 एंड 45 का अगर हम HCF निकालें तो प्राप्त होगा 5। कितना प्राप्त होगा? ओनली फॉर 5 प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि जब आप 45 को 5 से भाग कीजिएगा तो 9 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल कितना मिलेगा? 0। इसलिए इन दोनों संख्याओं का जो भाजक मिल रहा है 5, वही क्या हो जाएगा? वही 45 और 5 का HCF हो जाएगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 और 45 का जो HCF प्राप्त हुआ है वो 5 प्राप्त हुआ है। तो इसे हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे HCF। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे HCF। उसके बाद जो दो ठो संख्या आपके पास दिया हुआ है, कौन कौन? 5 और 45, इन दोनों संख्याओं को यहां पर लिख लेंगे। 5 कोमा देकर ना, 5 45 आप बराबर में लिखेंगे 5। ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इससे ये पता चल रहा है कि 5 और 45 का जो HCF है वो 5 है। ऐसे क्या किया जाता है? ऐसे ही व्यवस्थित किया जाता है। जब भी क्वेश्चन में आपसे कहे कि दो संख्याओं का HCF निकालें, तो दोस्तों दो संख्याओं का HCF निकालकर जो उसका HCF प्राप्त होगा उसे आप लोग अंत में इस तरीके से व्यवस्थित कर दीजिएगा। अब बताओ बाबू, अगर हमें लिखना हो a और b का HCF d को, तो कैसे लिख सकते हैं? हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिए HCF है, ठीक है। HCF है a, b बराबर d, ठीक है। ऐसे व्यवस्थित करेंगे। ऐसा ही क्या है? ऐसा ही इसमें बताया गया है, देख सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के मसा को, यानी कि महत्तम समावर्तक को
व्यक्त करने हेतु संकेत HCF A, B का प्रयोग किया जाता है। अगर ऐसा आप ना करते हैं तो दोस्तों आपका जो मैथ होता है वह अधूरा ही रह जाता है, कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स होते हैं एग्जाम में वो भी कट सकते हैं। तो ऐसा भूल आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी प्रकार से यदि आप A और B का LCM निकालते हैं तो आपको HCF के भांति ही LCM को भी दर्शाना पड़ेगा। कैसे? ऐसे देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे LCM को, और जो LCM है वो किसका निकला हुआ है? वो निकला हुआ है A और B संख्याओं का। LCM कितना प्राप्त हुआ है? तो E प्राप्त हुआ है। हम लोग यहाँ पर E लिख लेंगे। ऐसे व्यवस्थित किया जाता है। अगर हम 5 और 45 का LCM निकालना चाहे तो क्या मिलेगा? देखिए, 5 और 45 का जब आप LCM निकालोगे तो मिलेगा 45 ही, 9 5 45। तो LCM कैसे लिखेंगे? हम लोग ऐसे लिखेंगे ई ना कि 5 और 45 का बस लिख देंगे यहाँ पर LCM, ऐसे LCM बराबर यहाँ पर हो जाएगा 45। नहीं, ऐसे आप बिल्कुल भी मत लिखिएगा, आप अच्छे से लिखिएगा, तरीका से लिखिएगा। कैसे? तो LCM जो दो ठो संख्या दिया होगा ना उसी को लिखना होगा। 5 कोमा 45 बराबर क्या हो जाएगा? 5 कोमा 45 बराबर हो जाएगा बस 45। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 45 को पहले लिखते हैं और 5 को बाद में लिखते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि A जो होता है वो बड़ी संख्या होता है और जो B होता है वह छोटी संख्या होता है। इसलिए बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं और छोटी संख्या को बाद में लिखते हैं। मतलब ऐसे 45 कोमा 5। तो बाबू आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप A को मानिए, मानना सही है, आप A को बड़ी संख्या मानिए, B को छोटी संख्या मानिए। कब? जब आपको इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना हो तब। लेकिन अगर आपको व्यवस्था से दिखाना हो तो उसके लिए हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, जैसा क्वेश्चन में संख्या दिया रहता है सेम टू सेम वही संख्या ज्यों का त्यों यहाँ पर उतार दिया जाता है। इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। यदि आप 45 कोमा 5 भी लिख देते हैं ऐसे HCF है, HCF 45 कोमा 5, यदि आप ऐसे भी लिख देते हैं तो दोस्तों बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं लिखना, आप लोग ऐसे लिखिएगा, ठीक है, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो अगर आप लोगों को बड़ा संख्या अगर करना होगा तो किसके लिए कीजिएगा? तो आप लोग HCF निकालने के लिए कीजिएगा, ना कि दर्शाने के लिए, ठीक है। अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में 45 और 5 का HCF निकालिए, तब जाकर आप लोग यहाँ पर 45 और 5 लिख सकते हैं। लेकिन अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में 5 और 45 का HCF निकालिए तो आप लोग इन्हीं दोनों संख्याओं को यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है बाबू। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग अपने नोट्स पर लिख लीजिएगा 2 धनात्मक पूर्णांकों A और B के मसा, और यहाँ पर लिखिएगा आगे मसा और लसा ना, मसा और लसा, ठीक है, को व्यक्त करने हेतु संकेत HCF इतना तथा फिर घुसा दीजिएगा तथा LCM A, B का प्रयोग किया जाता है। इतना लिखकर तब जाकर आप लोग ये वाला लिख लीजिएगा, का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो नियम है वो केवल HCF के लिए नहीं है, वह LCM के लिए भी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अगले स्टेप पर, अगले तथ्य पर। जो अगला तथ्य है इसमें बताया जा रहा है यदि A बराबर BQ प्लस R, जहां R 0 ग्रेटर देन इक्वल B स्मॉलर देन है, मतलब जो R है वह 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है लेकिन अपने भाजक से छोटा है, तब क्या होगा? तो तब बाबू देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है तब A और B का जो HCF होगा, तब A और B इन दोनों संख्याओं का जो महत्तम होगा वह इनके भाजक और शेषफल के बराबर होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि A और B का HCF वही होगा जो HCF भाजक B और शेषफल R का होगा। आप लोग यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, हमने
यहाँ पर जो संख्या लेकर चला था 2 ठो, कौन कौन लेकर चला था? वो लेकर चला था 5 और 45। 5 और 45 ना हम लोग संख्या लेकर चले थे। तो दोस्तों 5 और 45 का जो HCF प्राप्त हुआ था वो कितना प्राप्त हुआ था बाबू? वो प्राप्त हुआ था 5। ठीक है, आप जान रहे हैं कि 5 और 45 का जो HCF है वो 5 ही होगा। तो बाबू 5 और 45 का HCF आपको पता चल गया कि 5 ही होगा। लेकिन यदि हम आपसे कहें कि 5 और 0 का HCF कितना होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए 5 और 45 का जो भाजक है वो 5 ही ना है। 5 और 45 का जो शेषफल है वो 0 ही है ना। तो यहाँ पर यही ना बताया जा रहा है यहाँ पर कि HCF A, B इक्वल टू HCF B, R, यानी कि A और B में जो B है वो भाजक है जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और जो R है वो इन दोनों संख्याओं का शेषफल है। तो शेषफल हमारे पास यहाँ पर 0 है और जो भाजक है वो 5 है। तो 5 और 0 का HCF बाबू वही होगा जो HCF 5 और 45 का होगा। आप लोगों ने अभी जाना कि 5 और 45 का जो HCF है वो प्राप्त हुआ है 5। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ये समझ कर रखिएगा कि 5 और 0 का जो HCF होगा, 5 और 0 का जो HCF होगा वो भी प्राप्त होगा। कितना? वो भी प्राप्त होगा 5। देख सकते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग HCF 5 45 बराबर 5। बाबू जब ये बराबर है 5 के या ये बराबर है 5 के, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? ये दोनों ही 5 के बराबर हो जाएंगे। अर्थात कह सकते हैं कि ये दोनों ही आपस में बराबर हो जाएंगे। इसलिए ये दोनों को दोनों क्या है? आपस में बराबर है। बहुत सारे बच्चे ये कह सकते हैं कि सर जब शेषफल 0 ना मिले तब, जब शेषफल 0 नहीं मिलेगा तब तो HCF होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है जब तक दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाता तब तक ये तय नहीं किया जा सकता कि इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो कितना होगा। बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहां पर शेषफल 0 है, इसलिए हमने आपसे कहा कि इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो 5 होगा। यदि यहां पर शेषफल बिल्कुल भी 0 नहीं आता तो हम यहां पर HCF इसे नहीं मानते। ठीक है, यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वह इसी चीज को बताता है। ठीक है, आप लोग समझकर रखिएगा जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, इसी चीज के निरूपण के लिए बाबू मैंने अगले स्टेप में ये बताया है। देख सकते हैं यहाँ पर प्रत्येक पूर्णांक संख्या m के लिए HCF m, 0 बराबर m होता है। देख सकते हैं बाबू यहाँ पर जो पूर्णांक है वो कैसा है? वह धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर प्रत्येक पूर्णांक बोला है, मतलब धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है और ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है। ठीक है, आप कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, लेकिन हाँ हम लोग यहाँ पर लेकर चलते हैं किस पूर्णांक को? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के लिए तो धनात्मक पूर्णांक को। यहाँ पर जो धनात्मक पूर्णांक है 5, हमने इसको यहाँ पर ले लिया है, हमने इसको यहाँ पर ले लिया है, और इसका जो अगला संख्या है, जो दूसरा संख्या वो कौन है? वो है 0, हमने इसको यहाँ पर ले लिया है, और इन दोनों संख्याओं का जो HCF वो कितना मिला है? वो मिला है 5। तो हम लोग यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यह सेम टू सेम इस नियम पर आधारित है। यहाँ पर m है तो यहाँ पर भी m आया हुआ है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 आया हुआ है। अरे भाई सिंपल सा बात है, आप स्वयं करके देख सकते हैं। देखिए HCF कहने का मतलब क्या हुआ? HCF कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कहीं ना कहीं 5 को 0 में भाग देंगे। इसका मतलब ये ना हुआ, देखिए 0/5 का मतलब क्या हुआ? 0/5 का मतलब ये हुआ कि हम लोग 0 में 5 से भाग देंगे। तो जब आप 0 में 5 से भाग दोगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? शेषफल 0 ही प्राप्त होगा। तो जब शेषफल 0 प्राप्त होगा तो कहीं ना कहीं 0 और 5 का जो HCF है वो 5 ही मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर लिखें 0/m, जब आप 0 को m से भाग दीजिएगा, जहां पर m एक पूर्णांक संख्या है, तो बाबू जो शेषफल वो क्या मिलेगा? शेषफल जाहिर सी बात है कि 0 मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 0 और m का जो HCF होगा वो कितना प्राप्त होगा? वो m ही प्राप्त होगा। ठीक है, अगर कोई आपसे सवाल करे कि 15 का HCF क्या होगा तो आप क्या बताओगे?
अगर कोई आपसे पूछे कि 75 का HCF क्या होगा तो आप क्या बताओगे? आप लोगों ने अपने स्कूल में, अपने ट्यूशन में अभी तक यही ना पढ़ा है कि 2 संख्याओं का HCF कैसे निकाला जाता है, 3 संख्याओं का HCF कैसे निकाला जाता है, 4 संख्याओं का HCF कैसे निकाला जाता है। आपने अभी तक ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ा कि एक संख्या का HCF कैसे निकाला जाता है। 6 क्लास से 10th क्लास तक आप लोगों ने कभी ये नाम भी नहीं सुना होगा कि एक संख्या का HCF होता भी है। तो दोस्तों मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि एक संख्या का भी HCF होता है, बस आपको पता नहीं है कि वो HCF कितना होता है। तो दोस्तों जो भी अगर व्यक्ति आपसे ये सवाल करे कि 15 का HCF कितना होता है, 75 का HCF कितना होता है, मतलब किसी भी पूर्णांक को लेकर आपसे पूछे कि उसका HCF कितना होता है, तो आप लोग सिंपल से बताना कि उसका HCF उतना ही होता है जितना आपने पूछा है। ठीक है, मतलब अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि 15 का HCF कितना होता है तो 15 का HCF बाबू उतना ही होता है जितना मैंने आपसे सवाल किया है। कितना किया है? मैंने 15 का किया है। ठीक है, तो 15 का जो HCF होगा वो 15 ही होगा। ठीक है, बता देता हूं कैसे 15 होगा। देखिए यहां पर जो HCF है वो 2 संख्याओं के लिए है ना, 2 संख्याओं के लिए है या 2 से अधिक संख्याओं के लिए है, ना कि एक संख्या के लिए है। हमने यहाँ पर बाबू एक संख्या लेकर चला है, कौन? तो 15। जो दूसरा संख्या है वो तो है ही नहीं। ना होने की स्थिति में हम लोग दूसरे संख्या को यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। बताइए, ना होने की स्थिति में जब दूसरा संख्या है ही नहीं तो हम लोग यहाँ पर 0 नहीं लिख सकते हैं, आप ही बताओ। तो हमने यहाँ पर 0 लिख लिया। अब बाबू देखो इसका जो निरूपण है वह इस रूप में है। देखिए तो इसका जो निरूपण है वो ऐसा है, तो आप लोग कहोगे हाँ सर ऐसा है, तो आप सिंपल से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 15। ठीक है, 75 रहेगा तो सिंपल से लिख सकते हैं 75। 85 रहेगा चाहे रहेगा 40, तो हम लोग यहाँ पर सिंपल से लिख सकते हैं कितना, तो सिंपल से हम लोग लिख सकते हैं 40। बात आ रही है समझ में आप लोगों को? ठीक है, आप लोगों ने ये भी जाना कि 40 हम लोग क्यों लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे अगर सवाल करे कि 81 का HCF कितना होता है तो आप लोग क्या जवाब दोगे? आप लोग बताना कि 81 का जो HCF होता है वह 81 ही होता है। ठीक है, अब देखिए अगर कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर आपने यहाँ पर 5 को 0 से भाग दिया तो शेषफल 0 मिला। शेषफल 0 मिलने की स्थिति में आपने ये बताया कि 5 और 0 का जो HCF होगा वह 5 होगा। ठीक, लेकिन अगर हम यहाँ पर 0 को 5 में भाग दे तो अगर हम यहाँ पर 0 को 5 में भाग दे तो इसका शेषफल कितना प्राप्त होगा या फिर इसका HCF कितना होगा? तो बाबू मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप किसी भी संख्या में, यदि आप किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं, किसी भी संख्या में, मानिए ना यहाँ पर हम लोग लेकर चलते हैं, यहाँ पर P लेकर चलते हैं, P का मतलब कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है। ठीक है, अगर आप किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो इसका जो मान है वो हमेशा और हमेशा इन्फिनिटी भी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? इन्फिनिटी प्राप्त होगा, बिल्कुल भी शून्य प्राप्त नहीं होगा। बाबू जो HCF है वह शून्य के लिए है, ना कि इन्फिनिटी के लिए है। जब हमारा मान शून्य प्राप्त होगा ही नहीं, जब हमारा शेषफल शून्य प्राप्त होगा ही नहीं, तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि 0 और 5 का जो HCF होगा वह 0 होगा? आप लोग ऐसा माइंड में नहीं सोचिएगा। कहीं ना कहीं दोस्तों जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वह बिल्कुल भी 0 और 5 के लिए यथार्थ बोल सकते हैं कि 1 से आप बटा में 0 यहां पर ले लीजिए ना, काची है ए है ना, मानकर चलते हैं कि यह ए है, भाज्य ए है और यहाँ पर जो भाजक है वो 0 है। ठीक है, मतलब यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है वो बिल्कुल भी 0 के लिए सत्य नहीं है। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आने वाला जो b का मान होगा वह हमेशा और हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, ना कि 0 के बराबर होगा। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है ना बाबू, देख सकते हैं कि जो शेषफल होगा वह
वह अपने भाजक से छोटा होगा, ना कि अपने भाजक के बराबर होगा। देख सकते हैं यहाँ पर भाजक के बराबर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जब यहाँ पर देख सकते हैं, जब यहाँ पर बाबू मानकर चलते हैं कि अगर हम भाजक अगर हम 0 ले लें तो कहीं ना कहीं अब देख पा रहे होंगे कि भाजक स्वयं क्या हो जा रहा है, भाजक स्वयं 0 हो जा रहा है। तो यह नियम के विरुद्ध है, हम लोग ऐसा नियम लेकर बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, ठीक है। यह नियम के विरुद्ध है, ठीक, आप लोग समझ कर रखिएगा, इसे आप लोग बिल्कुल भी लेकर मत चलिएगा। मैंने सारा चीज आप लोगों को बता दिया जो चीज आप लोगों को जानना चाहिए। एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम में कोई भी दिक्कत ना हो सके, ठीक है। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बाबू यहाँ पर हम लेकर चलते हैं किसको किसको, देखिए एक ले लेते हैं 7 को और एक ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर 45 को, ठीक है। 45 को एक संख्या है 45 और दूसरी संख्या है 7, हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल से बस हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं किसके द्वारा, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा, ठीक है बाबू। हम लोग भाग देते हैं 7 छक 42, ठीक है। शेषफल कितना मिलेगा, शेषफल 3 मिलेगा। तो क्या 7 45 और 7 क्या एचसीएफ होगा, बताओ तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि शेषफल हमें 0 प्राप्त बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पुनः से क्या करेंगे, भाग देंगे, इसको ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, भाजक को नया भाज मान लेंगे, फिर भाग देंगे कहाँ से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भाग देते हैं। 3 दूनी के 6, 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1, ठीक है। शेषफल 1 आया है लेकिन 0 बिल्कुल भी नहीं आया है। तो फिर क्या करेंगे, हम लोग भाग देंगे, यहाँ पर हम लोग फिर ले लेंगे 3 को भाज के रूप में। तो यहाँ पर जो 3 होगा 1 से वह 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। शेषफल कितना मिलेगा, शेषफल 0 मिलेगा। तो बाबू यहाँ पर जो शेषफल प्राप्त हुआ है ना 0, इसी चरण का भाजक इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कहलाएगा। किसका किसका, तो 45 और 7 का लिख लेंगे ऐसे, HCF है, अच्छा से लिख लेते हैं, HCF है क्या चीज है, 7 और 45 ना, तो लिख लेंगे 7 और 45, अब बराबर में कितना हो जाएगा 1, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 1 प्राप्त होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें किसका किसका, तो हम लोग लिखना चाहें अगर हम लोग यहाँ पर 3 और 7 का, तो 3 और 7 का एचसीएफ कितना होगा, तो बाबू 3 और 7 का जो एचसीएफ होगा वो भी 1 ही होगा, करके देख सकते हैं। HCF है 3 और 7 है, 3 और 7 है, इसका भी एचसीएफ 1 होगा, ठीक। अगर आप इसका लिखना चाहें किसका किसका, 1 0 का, HCF है 1,0 अब बराबर 1, मतलब जिस प्रकार से 7 और 45 का एचसीएफ 1 है, ठीक उसी प्रकार से 7 और 3 का भी एचसीएफ 1 ही होगा, ठीक उसी प्रकार से 3 और 1 का जो एचसीएफ है वो भी 1 ही होगा। आप स्वयं से देख सकते हैं, कभी भी दोस्तों कुछ भी गलत नहीं हो सकता है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग अच्छे से ध्यान से समझकर आप लोग देख सकते हैं कि तीनों के तीनों जो चरण है वह एक ही एचसीएफ के लिए बराबर है। जब तीनों का एचसीएफ 1 है तो कहीं ना कहीं ये तीनों ही आपस में बराबर है, ठीक है। अब बता रही है समझ में। अब आप लोग ये समझ कर रखना कि जब आप दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकाले तो उस भाग प्रक्रिया में भाग लेने वाले कुल जितने सारे चरण होंगे उस चरण के प्रत्येक भाज और भाजक का जो एचसीएफ होगा वो वही होगा जो एचसीएफ पहले चरण के भाज और भाजक का होगा, ठीक। समझकर अच्छे से रखिएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अगले चरण का, 4 नंबर में। देखिए 4 नंबर चरण में बताया जा रहा है बाबू, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका विभाजन एल्गोरिथम से भिन्न है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये मान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये दोनों सेम ही है। तो बाबू लगता सेम है लेकिन है ना, आप लोग समझ कर रखिएगा। मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है यह केवल एक विभाज्यता का एक कथन है। इस कथन के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि जब भी हम दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के साथ भाग की क्रिया करें तो हमें अद्वितीय रूप में दो और संख्याएं भागफल और शेषफल के रूप में प्राप्त होती है, जहां पर शेषफल का जो मान होता है वह 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है लेकिन अपने भाजक से छोटा होता है। यही कथन
संबंधित होता है किससे? यही कथन संबंधित होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, तो जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है यह बाबू एक चरणों की श्रृंखला है जिसके माध्यम से दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है, इस एल्गोरिथम से यह पता चलता है कि हम कैसे दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ परिकलित कर सकते हैं। ठीक है बाबू, यही चीज इसमें बताया जा रहा है, आप लोग समझिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका विभाजन एल्गोरिथम से अलग है, भिन्न है। क्यों है? क्योंकि विभाजन एल्गोरिथम एक विधि है, ठीक है, लेकिन विभाजन प्रमेयिका किसी दी हुई एक धनात्मक पूर्णांक का दूसरे धनात्मक पूर्णांक से विभाज्यता के बारे में एक कथन है। ठीक है, आप लोग समझ गए। बात करते हैं आगे 5 नंबर में। 5 नंबर में बताया जा रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सिर्फ धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के लिए परिभाषित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार b बराबर 0 के अतिरिक्त, देख सकते हैं बाबू, भाजक को यहां पर 0 बिल्कुल भी नहीं रखा गया है। ये मत सोचिएगा कि b बराबर सर 0 तो मान ही लिया है, नहीं, मैंने आगे लिखा है, देखिए b बराबर 0 के अतिरिक्त मतलब भाजक का मान 0 को छोड़कर, मतलब भाजक का जो मान होना चाहिए वो बिल्कुल भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसे छोड़कर अतिरिक्त अन्य सभी पूर्णांक संख्याओं के लिए सत्य हो सकता है। ठीक है, यानी कि बल्कि इसका विस्तार b बराबर 0 के अतिरिक्त अन्य सभी पूर्णांक संख्याओं के लिए हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग मानकर चलते हैं यहाँ पर 20 माइनस 20 और 7 का एचसीएफ निकालना चाहें तो आप इसका भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग माइनस 35 और यहाँ पर 5 का एचसीएफ निकालना चाहें तो आप उसका भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। बात आ रहा है समझ में? यहाँ पर अगर दोनों ही ऋणात्मक रहेंगे पूर्णांक संख्याएं तो भी आप उसका एचसीएफ परिकलित कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ना कि ये जो कथन है वो केवल और केवल दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के लिए ही सत्य है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बाबू, यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक संख्या इसलिए लिया गया है क्योंकि जो हम एचसीएफ प्राप्त करते हैं वो प्राप्त करते हैं हम लोग कितना, वो हम लोग प्राप्त करते हैं बाबू एक या एक से अधिक। कितना प्राप्त करते हैं? एक या एक से अधिक। अगर कोई आपसे पूछे कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कम से कम कितना प्राप्त हो सकता है, कम से कम, तो आपका जवाब क्या होगा? कम से कम कितना प्राप्त हो सकता है? तो बाबू दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जो एचसीएफ है वह कम से कम एक प्राप्त हो सकता है। कितना? एक, कम से कम, और अधिक से अधिक अनंत, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12,000 भी हो सकता है, 13,000 भी हो सकता है, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखिए अगर हम यहाँ पर ले ले 13, यहाँ पर ले ले 17, हम आपसे पूछे कि 13 और 17 का एचसीएफ कितना होगा तो आपका जवाब क्या होगा? तो बाबू आपका जवाब होगा 1, यानी कि 13 का अगर हम गुणनखंड करें 13 का तो 13 गुणे 1, 17 का करें तो 17 का हो जाएगा 17 गुणे 1। दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ, दोनों में ओनली फॉर 1 है उभयनिष्ठ, है ना। तो 13 और 17 का जो एचसीएफ मिलेगा वो 1 ही मिलेगा, तो कम से कम जो मान होगा एचसीएफ का वो 1 ही होगा। सारा चीज ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, इसीलिए जो यूक्लिड है उन्होंने दो पूर्णांकों को धनात्मक ही माना है, ना कि ऋणात्मक माना है। अब देखिए यहाँ पर 20 है, 7 है, मान लेते हैं यहाँ पर 20 और यहाँ पर 5 है। हम इनका अगर एचसीएफ निकालना चाहें तो बाबू 20 और 5 है, देखिए 5 चौके 20 कट जाएगा, 0 मिलेगा, तो भाजक क्या है? भाजक 5 है ना, है। तो हम यहाँ पर भाजक 5 तो ले लेंगे, भाजक 5 तो ले लेंगे, लेकिन माइनस के रूप में लेंगे, नहीं लेंगे माइनस के रूप में। तो जब हम यहाँ पर एचसीएफ माइनस के रूप में लेंगे तो कहीं ना कहीं बाबू जो मैंने अभी आपको बताया कि एचसीएफ का जो न्यूनतम मान होता है, कम से कम जो मान होता है वह केवल 1 होता है, लेकिन यहाँ पर एचसीएफ का जो मान प्राप्त हो रहा है वो -5 प्राप्त हो रहा है, तो वह कथन मेरे द्वारा कहा गया गलत हो जाएगा, यूक्लिड के द्वारा कहा गया गलत हो जाएगा। इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए पूर्णांकों को धनात्मक ही रखा जाता है जिससे कि उनका जो एचसीएफ है वह बिल्कुल भी माइनस प्राप्त ना हो सके। ठीक है, तो ये चीज मैंने आप लोगों को बता दिया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बात करते हैं इसमें
देखिए इसमें बताया जा रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कंप्यूटर में एक प्रोग्राम के रूप में सबसे पहले किया गया था। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वह केवल दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ निकालने की विधि ही नहीं है, बल्कि इस एल्गोरिथम का प्रयोग कंप्यूटर में एक प्रोग्राम के रूप में सबसे पहले भी किया गया था। इसे आप लोग ध्यान से समझकर रखिएगा। अगर हम बात करें आगे तो बाबू आगे बताया जा रहा है धनात्मक पूर्णांकों ए और बी का उनके मसा और लसा के साथ संबंध। अब हम लोग रिलेशनशिप को देखेंगे। जो रिलेशनशिप है उसे आप लोगों ने 6 क्लास में भी जाना होगा, ठीक है। 6 क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। आप लोगों ने रिलेशनशिप को भी जाना होगा अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो। नहीं पढ़े होंगे तो मैं 10 क्लास में आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। आप लोग अच्छे से जान जाइएगा। देखिए बाबू यहां पर ध्यान से समझिएगा। यहां पर जो पहली संख्या है और जो दूसरी संख्या है इनके गुणनफल का जो संबंध है वो हमने रखा है इनके मसा और लसा के गुणनफल के साथ। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यदि आप दो संख्या लेते हैं ए और बी और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं, मानकर चलते हैं डी और ई, तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह इन दोनों संख्याओं के मसा और लसा के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आ रहा है बात है। जब आप ए और बी का मसा और लसा निकालिएगा तो इन दोनों संख्याओं का जो मसा और लसा का गुणनफल होगा वह इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही होगा। इसलिए हमने ये निरूपण यहां पर कर रखा है। ए गुणा बी बराबर एचसीएफ किसका, तो इन दोनों संख्याओं का, देख सकते हैं ए कोमा बी, ठीक। फिर गुणा एलसीएम किसका, तो इन दोनों संख्याओं का, देख सकते हैं लिखा गया है ए कोमा बी। तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वह कहीं ना कहीं बराबर है किसके, वह कहीं ना कहीं बराबर है ए और बी के गुणनफल के, ठीक है। तो बाबू इस नियम को आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोग इस नियम को याद रखते हैं तो इससे आप बहुत सारे सूत्र भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मानकर चलते हैं कि क्वेश्चन में आ जाए कि दूसरी संख्या 20 है और इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 5 है और इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो 7 है, तो पहली संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या कैसे आप लोग निकालोगे, देखिए सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है, बस मैं आप लोगों को उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। आपके क्वेश्चन में दूसरी संख्या दिया रहेगा, फिर इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया रहेगा, फिर इन दोनों संख्याओं का एलसीएम दिया रहेगा और आपको पहली संख्या निकालनी होगी। तो कैसे निकालिएगा, तो दोस्तों आप लोग इसके माध्यम से ही निकालिएगा। देखिए है ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मसा गुणे लसा। हमें पहली संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पहली संख्या बराबर क्या लिखेंगे, मसा, ठीक है। इसको मत लिखिएगा, ये काफी बड़ा हो जाएगा ना, मसा, यहां पर मसा अगुना लसा, ठीक है। यह जो गुणा के रूप में है ना दूसरी संख्या, यह इधर जाएगा तो किस रूप में आ जाएगा, बटा के रूप में आ जाएगा। तो हम लोग यहां पर बटा में लिख लेंगे दूसरी संख्या, ठीक है, ऐसे दूसरी संख्या लिख लेंगे। अब देख सकते हैं बाबू यहां पर हम लोग मसा और लसा का मान रख के उनका गुणनफल करके दूसरी संख्या से घटाकर पहली संख्या का मान प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्या कर सकते हैं, ऐसे ही हम लोग दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पहली संख्या दिया रहे, मसा दिया रहे, लसा दिया रहे और दूसरी संख्या निकालनी हो तो सिंपल सी बात है, यहां पर आप लोग दूसरी संख्या कर लेना। दूसरी संख्या, पहली संख्या चलाएगा बटा में, यहां पर हो जाएगा पहली संख्या, जिसका जिसका मान दिया है उसके मान को आप लोग लिख लीजिएगा और दूसरी संख्या निकाल लीजिएगा। ठीक उसी प्रकार से मान लेते हैं कि क्वेश्चन में पहली संख्या भी दिया गया है, दूसरी संख्या भी दिया गया है, मसा भी दिया गया है, लेकिन लसा नहीं दिया गया है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल से बस ऐसे लिखेंगे हम लोग एलसीएम ए कोमा बी, ऐसे लिखना होगा। अगर अंग्रेजी में लिखोगे तो ऐसे लिखना होगा भाई, ठीक है। उन दोनों संख्याओं को ऐसे लिख लीजिएगा, एलसीएम ए कोमा बी बराबर, देखो एलसीएम है, मसा है ना, मसा चलाएगा नीचे, मतलब भाग के रूप में आ जाएगा किसके किसके, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के, ए गुना बी बटा में हो जाएगा HCF ए कोमा बी। बस आप लोग क्वेश्चन के माध्यम से HCF का मान और ए और बी का मान रखकर एलसीएम का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप चाहें तो HCF का भी मान निकाल सकते हैं। कैसे, तो बस बाबू क्या होगा कि HCF यहाँ पर आ जाएगा, एलसीएम वहां पर चल जाएगा
और इस तरीके से आपका जो HCF होगा वो भी परिकलित हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सारा चीज बता दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित। अब दोस्तों आप लोग तैयार हो चुके हैं अपने चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है। जितना मैंने थ्योरी आप लोगों को दिया है, इस थ्योरी के अनुसार जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं हम लोगों के चैप्टर में, सबसे पहले हम लोग उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अगले थ्योरी पर चलने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।